Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री के जो अभी एग्ज़ाम हुआ था हम लोगों का, तो वो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31st क्वेश्चन है व्हिच आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, पोजीशन आइसोमर कौन सा नहीं होगा। फर्स्ट कंपाउंड में जो प्रिंसिपल चेन होगी बच्चों को कितने कार्बन की, क्वेश्चन पूछा है पोजीशन आइसोमर। तो पहले पोजीशन आइसोमर्स को समझ तो लो बच्चों, है ना। पोजीशन आइसोमर होता क्या है, तो पोजीशन आइसोमर जैसे इसका नाम है उसी तरीके से हम बात करेंगे। अगर आइसोमर है तो बच्चों यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोथ विल बी सेम। पहला पॉइंट तो यही आपका है अगर आइसोमर होगा। देन उसके बाद हम किसको चेक करते हैं, देन उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें बोला है पोजीशन, तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा आपका पोजीशन। और पोजीशन बच्चों किस किस की डिफरेंट होगी मैंने बताया भी था, मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं जिसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप को भी ऐड किया था। तो इन सब की जो पोजीशंस हैं वो आपकी डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा है। तो पहले में अगर पोजीशन आइसोमर कौन सा नहीं होगा, तो फर्स्ट कंपाउंड में जरा नंबरिंग करके देखो आप लोग, तो आंसर देखो पता चलेगा। करते हैं बच्चों। फर्स्ट में देखो प्रिंसिपल चेन कितने की है और फिर उसमें पोजीशन डिफरेंट है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो देखते हैं 1 2 3 एंड 4, 2 और 3 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है, जरा यहाँ पे करते हैं तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 एंड 4। यहाँ 2,2 पे डाई मिथाइल है, तो पोजीशन भी आप देख लो कि ये पोजीशन आइसोमर होगा। तो मतलब यहाँ पे 2,3 पे डाई मिथाइल है। अगर इस मॉलिक्यूल में देखो तो 2,2 पे ही आपके दोनों मिथाइल लगे हुए हैं, तो पोजीशन विल बी डिफरेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो इसका मतलब ये पोजीशन आइसोमर्स होंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछे कि कौन सा नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पे देखते हैं। सेकंड में जरा चेक करके देखो ये वाला यहाँ पे क्या दिख रहा है। अगर नंबरिंग की बात करो, ठीक है, इधर करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, 4 तो आपको पता है ये आपका हेलोजन ही है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जरा बता देखते हैं यहाँ पे क्या इसका नाम होगा। ठीक है, तो दोनों में ही प्रिंसिपल चेन तो 4 कार्बन की है, तो मतलब चेन तो आपकी सेम है। तो क्या यहाँ पे तो हेलोजन देखो, तो इसकी पोजीशन क्या दिख रही है आपको, तो हेलोजन यहाँ पे 1 2 3 पे है, यहाँ पे हेलोजन 1 कार्बन पे है, लेकिन 1 कार्बन पे है। बट ये बच्चों यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ना, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया एसिड हैलाइड, और ये यहाँ पे क्या है एल्डिहाइड है। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड के साथ आप देखो अगर मैं उस कार्बन को इंक्लूड करूँ, प्रिंसिपल जो फंक्शनल ग्रुप है उसे कार्बन को इंक्लूड कर रहा हूँ दोनों साइड में, एसिड हैलाइड में और एल्डिहाइड में भी, तो 4 कार्बन की चेन दोनों जगह मिल रही है। हेलोजन की पोजीशन के बारे में बात हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक एसिड हैलाइड है और एक आपका एल्डिहाइड है। तो मतलब यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। कौन से होंगे ये आपके, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने मिक्स करके दिया हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो आपको दिख रहा है यहाँ से कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, मतलब यहाँ पोजीशन आइसोमर्स नहीं है। अच्छा, थर्ड में देखते हैं हम लोग, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है। थर्ड ऑप्शन ये कहता है कि क्या ये आपके पोजीशन आइसोमर्स होंगे। तो देखते हैं जरा, यहाँ बेटा नंबरिंग करके देखो, तो ये आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड जहाँ लगाए ना आप वहाँ से रिंग में कर सकते हैं। तो आपको बताया था कि रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, अगर आता है अनसैचुरेशन, तो ऑब्वियसली कि रिंग ही आपकी पेरेंट होगी, बाहर चेन आपकी पेरेंट नहीं होने वाली। कार्बन भी आपका बाहर कम है, 1 कार्बन दोनों साइड में है, तो नंबरिंग क्या होगी, ये 1 ये 2 ये 3, इस तरीके से आपका इधर से नंबरिंग हो जाएगा। तो मतलब 1 2 3 1,3 पे मिथाइल लगा है। जरा यहाँ पे चेक करके देखो, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो क्या आपको यहाँ पे पोजीशन, इधर ये पास मारा 3 देन 4 5, तो यहाँ पे एक तरफ देखो आप मिथाइल दिख रहा है, एक यहाँ पे इथाइल दिख रहा है, लेकिन उसने तो बोला है कि पोजीशन आइसोमर नहीं होना चाहिए। तो आंसर तो ऊपर ही दिख रहा है कि भाई सेकंड नहीं, बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी कि मैंने 2 मिथाइल दे दिए थे, 2 मिथाइल नहीं थे, सिर्फ एक ही मिथाइल यहाँ पे था।
ठीक है, ये क्वेश्चन में आपकी टाइपिंग एरर था तो उसको हम करेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन क्या होगी बच्चों, यहाँ पे 3 4 5, 3 और 5 पे दिख रहा है, वहाँ पे 1,3 पे दिख रहा है मिथाइल, तो मतलब ये भी आंसर आपका नहीं होगा, ये भी पोजीशन आइसोमर होगा। लास्ट में तो आपको देखो, लास्ट में हाइड्रोक्सी जाने के नंबरिंग उधर से होगी 1 2 एंड 3, यहाँ 3 की चेन है। यहाँ पे जरा देखो तो यहाँ पे 1, 2 की चेन है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो तो यहाँ पे जो मिथाइल है ना उसकी पोजीशन ही आपको अलग अलग मिल रही है, मिथाइल की पोजीशन ही आपको डिफरेंट मिली। या फिर आप हाइड्रोक्सी जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर हाइड्रोक्सी को साइड में करते हो, अगर आप सिर्फ एल्काइल पढ़ लेते हो तो भी तो आंसर इससे बन जाएगा। चेन यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये चेन यहाँ पे हो जाएगी 1 2 3 कार्बन की, यहाँ देखो तो ये भी 3 कार्बन की होगी, तो हाइड्रोक्सी की पोजीशन यहाँ 1 पे होगी और यहाँ पे आपकी 2 पे होगी, तो ये भी बन सकता है। तो मतलब पोजीशन विल बी डिफरेंट, तो ये भी पोजीशन आइसोमर होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था बेटा, ऑप्शन नंबर 3 में वो करेक्ट हो गया है, तो इसका सही आंसर बनेगा सेकंड, बिकॉज वो आपके यहाँ फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे और आसान क्वेश्चन है, रीड करते हैं इसको। 31 हुआ है अभी 32 पे, कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एथनोइक एसिड एंड मिथाइल मेथनोइट एज करेक्ट, ठीक है, दोनों के बारे में पूछा गया है। तो जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, रिगार्डिंग एथनोइक एसिड में क्या होगा, 2 कार्बन होंगे, मतलब ये CH3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड हो गया, बाकी आपका ये OH ग्रुप, ये तो एथनोइक एसिड हो गया। मिथाइल मेथनोइट मतलब ये ईस्टर दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे ईस्टर दे रखा है, तो जरा इसको बनाओ तो क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल में मतलब बोलो था ना एल्काइल एल्कनोइड, तो मतलब मिथाइल का मतलब इधर ऑक्सीजन की साइड में हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये हो गया आपका मिथाइल मेथनोइड। क्लियर है, दिस पार्ट इज मिथाइल जो ऑक्सीजन की तरफ होगा, और ये पार्ट आपका एल्कनोइड मतलब मेथनोइड हो गया। तो क्वेश्चन हो जो था फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एथनोइक एंड मिथाइल मेथनोइड करेक्ट, कौन सा आपका करेक्ट होगा, तो पढ़ते हैं जरा। पहले देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, क्योंकि आइसोमर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो वो जरा देख लो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C2, 2 कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन की बात करें 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब O2 हो जाएगा। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। जरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे तो ये C2H4 और ऑक्सीजन कितना है 2, बिल्कुल दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप तो आपका डिफर है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको एसिड मिल रहा है, बात समझो, और यहाँ पे आपको ईस्टर मिल रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप कैसे हो रहे हैं, डिफरेंट। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं तो मुझे बताओ क्या ये आपके, जैसे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है दे बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, क्या सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेंगे, बताओ जरा, नहीं, क्योंकि एक एसिड है एक ईस्टर है, मैंने बोला था ना, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो वहाँ बोला था सेम फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसिड फैमिली है ईस्टर फैमिली है, दोनों फैमिली डिफरेंट है, तो मतलब होमोलोगस सीरीज तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ईस्टर है, तो मैं क्या बोलूँगा, फंक्शनल ग्रुप अगर आपके डिफरेंट हैं, सो दे बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट होमोलोगस सीरीज, तो इसका मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, तो ऑब्वियसली द थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, तो आंसर आपका बैठेगा सही जो फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2 कैन नॉट हैव फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये इस बार जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए थे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे, अगर आपको थ्योरी सही से नहीं आती, आपने रिवीजन नहीं किया है, तो क्वेश्चन आपसे हिट नहीं होगा। तो क्वेश्चन में ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O2 कैन नॉट हैव फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप कौन से नहीं होगा, तो देखो जरा, तो मैंने बताया था कि जब भी कभी क्वेश्चन में गिवन है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो पहला काम क्या करना है, बताओ बच्चों, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, क्या होगा ये क्या नहीं होगा, एसिड है ईस्टर है एल्डिहाइड है क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, तो क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग DU निकाल लेते हैं, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैंने 2 तरीके से निकालना सिखाया था, याद करो, मैंने आपको टेट्रावैलेंसी के साथ भी बताया था, जहाँ बोला था मैंने C+1 टेट्रावैलेंसी वाले, फिर माइनस बोला था मैंने, यहाँ पे आपके मोनोवैलेंट एटम मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, प्लस यहाँ पे आपका
आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर हेलोजन आएगा, और फिर माइनस आपका ट्राइवेलेंट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना होगा बताओ जरा, कितना कार्बन है आपका टेट्राहेड्रल, मतलब 4 कार्बन है, इसमें प्लस कर दो 1, ये तो 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इधर आओ, कितना हाइड्रोजन है 8, तो 8 है, हेलोजन कितना है बच्चों 0, हेलोजन इज 0 एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो 0, तो मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे बचेगा वो 8 डिवाइड बाई नीचे कितना आएगा, यहाँ बच्चों थोड़ा चेंज कर लेना, ये 12 नहीं है, दिस इज ओनली 1। ठीक है, डिवाइड बाई अपन अगर इसे आ गया, वो डिवाइड बाई 2 आपका रहता है। तो इसका मतलब जब यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आया, डी यू कितना आया, 1 आया, तो 1 डी यू क्या क्या बोलेगा वो समझ लो। 1 डी यू ये बोल रहा है आपसे कि यहाँ पे या तो एक आपकी रिंग होगी, समझो बच्चों, या तो एक रिंग हो सकती है, या फिर एक आपका यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो यही दो केस हो सकते हैं। अब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकता, या तो सिंपल एक मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड वाला होगा, या फिर आपका रिंग वाला होगा। अब आते हैं ऑप्शन पे, तो ऑप्शन क्या कहता है पढ़ते हैं जरा। पहला ऑप्शन कहता है कि क्या क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हो तो क्या है आपके यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आपको मिलेगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देखो डबल डी यू कितना होता है, जरा बनाते हैं, तो सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एच, मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब तो डी यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। इसमें पूछा है ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2 कैन नॉट हैव फंक्शनल ग्रुप, कहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा नहीं मिलेगा यार, कार्बोक्सिलिक वाला तो मिलेगा ना, DU1 होगा। ठीक है, ईस्टर को जरा चेक करते हैं, तो ईस्टर में भी क्या मिलता है, R पार्ट C डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन एन R, मतलब यहाँ भी आपको डबल बॉन्ड, तो C DU आपका यहाँ भी 1 मिल रहा है, तो ये तो होगा, बट कैन नॉट पूछा है। डाई एल्डिहाइड पे आओ जरा, तो डाई एल्डिहाइड में क्या DU1 रहता है, डाई एल्डिहाइड का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड OH इधर लगा लो, बीच में कुछ भी लगा लो आप, CH2 लगा लो, लंबी चेन लगा सकते हो यहाँ पे N, और इधर भी आपका हाइड्रोजन, तो यहाँ तो एक DU यहाँ से मिल गया, एक DU यहाँ से, तो यहाँ पे DU तो 2 हो गया ना डाई एल्डिहाइड में। और लास्ट है आपका साइक्लिक डाईऑल, साइक्लिक डाईऑल का मतलब क्या है, एक रिंग बना लो ऐसा, कोई कहीं भी लगा लो, उससे मतलब ये जनरल फॉर्म दे रखी है, तो रिंग की वजह से भी DU कितना होता है 1 होता है, तो देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, DU1 वाले, DU2 वाला आंसर आपका ये होगा। उसने पूछा कैन नॉट, तो आंसर विल बी 3, समझ में आ गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H10O, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, बच्चों पूछा है। स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल आइसोमर के बारे में बात कर रहा है, वही चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटामर, ट्यूटोमर्स, इन्हीं सब के बारे में बात कर रहा है। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है उसको आप क्या करें, तो वहां से आप ड्रॉ करके देखो सारे के सारे मॉलिक्यूल, तो C5H10O से क्या आपका यहाँ से 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल बन सकता है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल हम लोग क्या करेंगे, बना के देखेंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं चेक करके, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 की आपकी चेन होगी, ब्यूटेनॉल मतलब एल्डिहाइड, तो टर्मिनल पोजीशन पे होगा ये वाला पार्ट, और 2 पे मिथाइल है तो मतलब ये CH3 हो जाएगा, मतलब ये 1 2 3 एंड 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल तो मिल रहा है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है कैसे वो देख लो, 1 2 3 4 5, 5 मतलब C5 हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 3 2 5, 5 और 1 6 हैं, और 7 8 9 यस 10, तो C5H10 एक ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, पहला मॉलिक्यूल तो बन रहा है बच्चों। अब जरा देखते हैं हम लोग सेकंड पे, सेकंड है प्रोपाइल एथेनॉइड, तो प्रोपाइल एथेनॉइड बना के देखो सारे के सारे मॉलिक्यूल, है ना। तो प्रोपाइल एथेनॉइड क्या है बच्चों, आपको पता है कि प्रोपाइल पार्ट किधर होगा, मैं एल्काइल पार्ट, एल्काइल एल्केनॉइड में बोलता हूँ ना, एल्काइल पार्ट किधर, ऑक्सीजन की तरफ वाला, तो प्रोपाइल मतलब क्या, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये इधर आपका ऑक्सीजन आ जाएगी, वो गया आपका प्रोपाइल पार्ट। बाकी इसमें बोला है आपसे एथेनॉइड, एथेनॉइड का मतलब आपका एल्काइल रहता है जनरल फॉर्म में, और ये वाला पार्ट होता है आपका एल्केनॉइड, आपको याद होगा। ठीक है, तो जरा चेक करके देखो क्या ये MF सेम आ रहा है इसमें, मतलब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो रहे हैं। ठीक है, लिख लो जरा C5H कितना होगा, 3 और 2 5,
और 2 कितने हो गए, 3 2 5 और 6 7, 7 हो गए ना। 7 के बाद 8 9 10, 10 आपका हो गया है हाइड्रोजन C5H10। ये तो मिल रहा है यार। ऑप्शन कितना है, एक ऑप्शन ये है, एक ये, मतलब O2 हो गया। तो मतलब O2 होने से तो यहाँ तो एक ही ऑप्शन होना चाहिए, तो मतलब सेकंड वाला तो हो ही नहीं सकता यार, ये तो गलत हो गया। अब आते हैं जरा पेंटेनल पे। तो पेंटेनल क्या कहता है, पेंटेनल ये कहता है 5 कार्बन। तो पेंटेनल जरा बना के देखो, तो 5 कार्बन में क्या होगा, 1 2 एंड 3 4 एंड 5, और यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, C5H कितने, 3 2 5 6 7 8 9 10, H10, और बाकी आपका ऑक्सीजन। तो इसका तो आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड आंसर इज करेक्ट। करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 पूछा गया है व्हिच पेयर ऑफ चेन आइसोमर फ्रॉम फॉलोइंग। चेन आइसोमर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चेन आइसोमर्स में क्या होता है, पहले ये बताओ। चेन आइसोमर्स में चेन क्या होगी, जो प्रिंसिपल चेन बच्चों होती है वो क्या होती है, डिफरेंट। आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल चेन आपको डिफरेंट देखनी है। तो सेलेक्ट पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। ये 4 कंपाउंड दिए हैं, ये चारों में से कौन से 2 कंपाउंड ऐसे हैं जो आपस में चेन आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आंसर तो आपको मैंने यहाँ पे दे के रखा है, आंसर मैंने आपको पहले भी दिया है, और यहाँ पे पहले वही पॉइंट है कि एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेन आइसोमर्स में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल चेन होगी, मतलब पीसीसी जो बोला ना, प्रिंसिपल कार्बन चेन, या पीसी बोलते हैं अपन प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन डिफर होनी चाहिए, तो वो चेन आइसोमर्स होंगे। जरा चेक करो, फर्स्ट कंपाउंड में क्या है बेटा, 5 की रिंग बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या है, यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 की चेन आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ जरा चेक करो 1 2 3 4, यहाँ पे आपको 4 की चेन मिलेगी। यहाँ जरा चेक करो 1 2 3 4 5, यहाँ आपको 5 की चेन मिलने वाली है, ठीक है। 1 2 3 4 5 की चेन मिलेगी डेफिनेटली। अब आप देख लो जरा, अब यहाँ से आप कंपेयर करो कि चेन आइसोमर्स कौन से होंगे। तो चेन आइसोमर्स में जरा देखो, सेकेंड कंपाउंड में कितना है, 5 है ना, और उसके बाद इसमें भी 5 है। तो प्रिंसिपल चेन तो डिफरेंट होती है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो। फर्स्ट के साथ थर्ड हो सकता है, या सेकंड के साथ थर्ड हो सकता है, या फोर्थ के साथ थर्ड हो सकता है। यही एक पेयर बन सकता है, 5 और 4, 5 और 4 की जो चेन है। तो देखो फर्स्ट के साथ सेकंड पॉसिबल होगा क्या, नहीं, ये तो आंसर पहले ही क्लोज हो गया। नेक्स्ट देखो जरा, सेकंड के साथ फोर्थ, 5 और 5 की चेन है, नहीं होगा, सेम चेन है। तीसरे ऑप्शन देखो फर्स्ट एंड फोर्थ, ये भी नहीं हो सकता। बचा है सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड आपको आंसर मिल जाएगा। अब जरा ये भी चेक करना कि अगर आइसोमर्स हैं सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड अगर आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स हैं, क्या इनका DU सेम है, क्या MF सेम है, वो भी चेक करना। DU तो दोनों का सेम है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड तो DU इसका भी बन होगा और इस कंपाउंड का भी DU बन होगा। MF भी दोनों का सेम ही होगा, आप निकाल के देख लेना, बराबर आएगा। तो इसका ऑप्शन होगा कौन सा आपका, 4। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, पढ़ो जरा। 36 में आपको दे रखा है एक कोई एल्काइन है जिसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 96। फिर पूछा हाउ मेनी डिफरेंट आइसोमर्स, और एक्सक्लूड करना है स्टीरियोकेमिकल डेजिग्नेशंस को, आर पॉसिबल और कंसीडरिंग ऑल ऑफ देम टू बी इंटीग्रल एल्काइंस। तो कैसे करना है, देखो एल्काइन का जनरल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो कैसे करना, आपको ये ट्रिक पहले भी बताई थी मैंने, आपको इस तरीके से भी इसे कर सकते हो। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताओ, CnH2n-2, ये होता है ना, और यही आपका 96 है। मतलब कोई एक एल्काइन है, एनी एल्काइन जिसका जनरल फॉर्मूला तो सेम ही होगा, CnH2n-2, और उसका मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है यहाँ पे कितना, 96। अब इसके बाद कार्बन का मास कितना होता है, 12, तो ये 12 × n हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, 1, तो 1 × 2n, तो 2n ही रहेगा, बाकी आपका -2 = 96। मुझे n निकालना है पहले, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन करेंगे तो 14n - 2 = 96। 98 को कैंसिल करो, 7 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। n की वैल्यू 7 आ गई, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होगा वो 7 जरा पुट करके देखो, इसमें 7 पुट करेंगे तो कितना होगा, C7H2 × n, मतलब 7 × 2 मतलब 14, 14 - 2 करो तो 12, ये तो आएगा ना। तो C7H12 आपका यहाँ पे एल्काइन होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, बहुत इजी तरीका है।
बहुत ईजी वे है, C7H12 और ये आपका यहाँ से बन गया एल्काइन। अब जरा एल्काइन के अंदर आपके जो पॉसिबल एल्काइन है वो कौन कौन से बनेंगे वो जरा आप बना के देख लो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या आया था, C7H12 आया था। जरा इसमें आप देखो, तो मैंने बताया था एल्काइन का जनरल फॉर्मूला बच्चों कैसे हम लिख सकते हैं, बताओ जरा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लिख लिया है मैंने, और इधर मैंने क्या कर लिया है, CH3, ठीक है। और इसके इस तरफ 1 2 3 कार्बन हो गए ना, 4 बचे हैं, तो C4H9 इधर होगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ से C4, बताओ बच्चों C4 से कितना, एल्काइल पार्ट इज C4 ना, ये तो जनरल फॉर्म हो गया ना एल्काइन का। अरे बताओ, एल्काइन का जनरल फॉर्म ही हो गया, तो ये कार्बन तो काउंट नहीं किया जाएंगे ना, आपको बताया था मैंने। तो इधर C4 से कितना बनेगा, 4 आइसोमर्स, ये क्लियर हो गया। अभी इसमें चेंज करके देख लो, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बीच में रहने दो, इसके इस तरफ कर लो आप यहाँ पे C2H5 है ना, और इसके इस तरफ आपको हो जाएगा C3H7, और C3H7 मतलब एल्काइल पार्ट है, यहाँ से कितने बनेंगे, 2 आइसोमर्स बनेंगे। तो सबको एडिशन करो, 2 + 4 कितना हो गया, 6, तो 6 आइसोमर्स आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया। इसमें स्टीरियो केमिकल मतलब स्टीरियो आइसोमर्स को आपको नहीं लेना है, सिंपल आपके जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे, मतलब जो 2 डायमेंशनल है, बात समझो। इसमें एक लाइन जो लिखी है ना कि एक्सक्लूडिंग स्टीरियो केमिकल, तो मतलब आपको स्टीरियो आइसोमर्स को नहीं लेना है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे उनको नहीं लेना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स को नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लेना है, आपको यहाँ पे लेना है 2 डायमेंशनल आइसोमर। मतलब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसकी जी ट्रिक आपको मैंने बताई थी। समझ में आ गया। तो कितना आंसर होगा आपका, 6 ऑप्शन ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो करेक्ट आंसर बन गया आपका ये 3rd। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर कंपाउंड CHO दे रखा है, एटम्स ओनली विद देयर मोलर मास इज 100 एज वेल एज आइसोमर्स आर साइमल्टेनियसली दे रखे हैं, कीटोन्स हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर आपकी जो बात की कीटोन, तो कीटोन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, कीटोन का जनरल फॉर्मूला आपको बताना है। क्या होता है, आपको क्लास में पढ़ाया है मैंने पहले भी, CnH2nO, सभी के जनरल फॉर्मूले मैंने लिखाए थे, CnH2nO, ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। जरा इसे हम एक्सपांड करते हैं तो क्या होगा, क्या बनेगी बच्चों क्वेश्चन, 12 × n कार्बन के लिए हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2n हो जाएगा हाइड्रोजन का, 2n × 1, प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना होगा 16 इक्वल टू कितना है, मास आपका 100। बस इसको ही सॉल्व करना है, तो 100 में से माइनस करो 16, तो ये 84 हो जाएगा। तो मतलब ये कितना होगा यहाँ से 14n इक्वल टू 84, 14 से कैंसिल कर दो, 6 टाइम लगभग आंसर जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया 6। अब 6 पुट करके देखो इस जनरल फॉर्मूले के अंदर, तो करेंगे तो कितना आएगा, C6H12O, यही तो आया ना, C6H12O हो गया। अब C6H12O है, तो जरा इससे बना के देखते हैं हम लोग कीटोन कौन कौन से बन सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं, तो कीटोन पहले होता क्या बेटा, C डबल बॉन्ड और CH3, ये तो काउंट होंगे नहीं। इधर जो एल्काइल पार्ट है वो देख लो, 2 कार्बन हो गए हैं, तो कितने बचे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, क्या बना था, C6H12O, यही बना था ना, बस। तो 2 तो हो गए ना, 4 बचे हैं, तो मतलब यहाँ पे आएगा C4H9। इससे आइसोमर कितने बनते हैं, C4 से 4 बनते हैं, ये आपको पता है, क्लासरूम में इजी ट्रिक लिखाई थी। सेकंड क्या है, सेकंड जरा आप चेंज करो एल्काइल पार्ट, तो ये CH3 से बना दो आप इसको C2H5, इधर कितना बचेगा 3 कार्बन, C3H7, ये एल्काइल पार्ट है, C3 से कितने बनते हैं 2, और 2 बनते हैं, तो यहाँ से कितना 4, यहाँ से 2, तो 4 + 2 आंसर विल बी 6, तो 6 इसमें ऑप्शन दे रखा था ये, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 38 में दे रखा है, 38 दे रखा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है 3 ईथर दे रखे हैं आइसोमर, 3 ईथर आइसोमर दे रखे हैं, एंड इट इज स्मॉलेस्ट ईथर व्हिच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ठीक है, स्मॉलेस्ट ईथर है वो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग दिस कंपाउंड। आ गया होगा, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में स्मॉल ईथर पे। तो पहला ऑप्शन, अच्छा इसमें कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, कहीं देखो जरा, ऊपर तो कुछ दे ही नहीं रखा था क्वेश्चन में, नीचे जरूर दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, C5H12 दे रखा है, ये तो दे रखा है ना, C5H12O करके दे रखा है, तो उससे हम ईथर बना सकते हैं। बट वही देखो ईथर के लिए क्या है इसमें, इसमें ये है
कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 3 ईथर, 3 ईथर हैं, ठीक है। ईथर या एक कार्बन से भी वो तो बन सकता है, ठीक है, बट इसमें और कुछ नहीं है। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 ईथर एंड स्मॉलेस्ट ईथर सेटिस्फाई कंडीशन, यही दे रखा है। वो जो द फॉलोइंग रिगार्डिंग दिस कंपाउंड, तो इसमें C5H12O है, तो मैं इससे तो नहीं जाऊंगा। 3 ईथर का मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है कुछ तो। 3 ईथर मतलब बनाना है आपको। 3 ईथर यार हम कैसे बना सकते हैं कंटिन्यूअस? 2 कार्बन से तो बना नहीं सकते, बात समझो ज़रा। तो क्या करें हम इसमें? हम कर सकते हैं कार्बन कार्बन इधर, बीच में इधर ऑक्सीजन, कार्बन इन कार्बन। अगर मैं 2 कार्बन लिखता ना इस तरीके से, तो यहाँ से 3 कंसेक्यूटिव ईथर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक तरफ मैं ऐसा कर दूँ, ऑक्सीजन एक तरफ कार्बन बढ़ा दूँ, तो इससे भी 3 ईथर कंस्टिट्यूशन नहीं मिलेंगे। तो इससे बना के देखते हैं। पहला तो ये हो गया। सेकंड क्या बन सकता है? एक तरफ आप कार्बन लाओ, ऑक्सीजन, एक तरफ 3 कार्बन कर दो, दूसरा ईथर हो गया। तीसरा ईथर क्या बन सकता है? तीसरे ईथर में क्या बने? ब्रांचिंग कर सकते हैं अपन, ठीक है। कार्बन लगा लेते हैं, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, यहाँ ब्रांचिंग लगा लो। तो मतलब ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। गैस करना पड़ेगा बच्चों, मिसिंग कुछ भी नहीं है। थोड़ा गैस करना पड़ेगा कि इसमें 2 कार्बन वालों से तो ईथर बने का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या होगा? सेम ही होगा, C4H10O। ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। और इसमें और क्या होगा? कुछ नहीं होगा। स्टेटमेंट पढ़ते हैं जरा। पहला स्टेटमेंट है ओनली 1 एल्कोहल आइसोमर एग्जिस्ट। चेक करो क्या आंसर सही है। पहले में ओनली वन एल्कोहल आइसोमरिक एग्जिस्ट, क्या 1 एल्कोहल आइसोमर बनेगा यार? 1 तो नहीं बनना चाहिए ना, 4 कार्बन है यार। ये एल्कोहल ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं, तो मतलब C4H10O होगा कि नहीं होगा? एल्कोहल का फॉर्मूला C4H10 नहीं, एल्कोहल वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। एल्कोहल यहाँ से हम क्या लिखें? एल्कोहल हम इस वक्त अगर लिखें तो क्या होगा? C4 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और बाकी आपका OH। सही है ना? ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये एल्कोहल बनाना है, C4 आ रहा है। C4 का मतलब आपके 4 आइसोमर बनेंगे, एक तो बनेगा नहीं, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड है 4 एल्कोहल्स आइसोमरिक एग्जिस्ट विद देयर कॉन्स्टेंट आइसोमर, बिल्कुल सही है यार। C4 मिल रहा है ना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 3, तीसरा दे रखा है आपको यहाँ पे 5 एल्कोहल आइसोमर हो नहीं सकता, गलत आंसर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज C5H12O, ये भी गलत है, C4H10O होगा। समझ में आ गया? थोड़ा सा थिंक करना था, आंसर आपका बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 39। हाउ मेनी एल्कीन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O? बताओ क्या होगा? उसने एल्काइन पूछा है, तो यार एल्काइन तो बना लो ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या करना है? कार्बन कार्बन कार्बन, 5 कार्बन है, 4 यहाँ बना लो, ट्रिपल बॉन्ड N कार्बन, ठीक है, पहला मॉलिक्यूल। सेकेंड मॉलिक्यूल क्या होगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 डबल बॉन्ड की डबल, यार एल्किन एल्काइन क्या पूछा है वो देख लो जरा। एल्किन पूछा है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया 1 सेकेंड, इसको जरा मैं क्लियर कर दूँ। ये डबल बॉन्ड है बच्चों, ठीक है ना। एल्किन के कार्बन यहाँ लगा लो, 1 कार्बन यहाँ बढ़ा लो, ठीक है। अब यहाँ से 2 आइसोमर बनेंगे, आपको पता है। इसने टोटल आइसोमर पूछे, मतलब ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल सारे कुछ पूछे, स्ट्रक्चर वगैरह 2D 3D। तो यहाँ से आपको सिस भी मिलेगा, ट्रांस भी मिलेगा, 2 आइसोमर आपको यहाँ मिल जाएंगे। देख लो सिस ट्रांस बनेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, इधर मिथाइल, इधर हाइड्रोजन, इधर इथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, बिल्कुल 2 आइसोमर मिलेंगे, सिस और ट्रांस। अब आते हैं तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटी ब्रांचिंग करना शुरू कर दो आप। 1 2 3 यहाँ ब्रांचिंग कर देते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक ये आइसोमर हो गया। फोर्थ आइसोमर क्या बन सकता है? कार्बन कार्बन एन मिथाइल, इधर डबल बॉन्ड कार्बन, ये तो एक आइसोमर आपका ये भी हो गया, ठीक है ना। अगर एल्काइन होता तो नहीं बनता ये। और नेक्स्ट आइसोमर क्या बनेगा? 3 बाय 4 5, जरा चेक कर दो 5 में क्या, मैं लगा दूँ टर्मिनल पे, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे इस तरीके से। तो टोटल आइसोमर कितने मिल रहे हैं? 5 तो सीधे मिल रहे हैं, सिस ट्रांस की वजह से कितने? 5 + 1 आपका एक्स्ट्रा 6 हो जाएगा। तो 6 मतलब कौन सा ऑप्शन है? ये आंसर बनेगा। समझ में आ गया? C5H10 तो मतलब यहाँ पे इंक्लूड था आपका सिस एंड ट्रांस। सिस और ट्रांस हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन करना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10? ये दे रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
और क्या पूछा है इसने, स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा है। स्ट्रक्चरल आइसोमर है C8H10, जरा देखो किससे मैच, एल्कीन है नहीं, एल्काइन है नहीं, कुछ ऐसा बाकी कुछ है नहीं, तो ये रिंग जरा बना के देखो, रिंग से आंसर कुछ बन सकता है ना। तो रिंग बनाते हैं C8, मतलब पहले C6 की रिंग बना लो आप, और उसमें बेंजीन होगा डेफिनेटली, और उसके साथ यहाँ पे ऐसा। बाकी आप DU भी निकाल सकते थे यार, मैं तो यहाँ पे आपको और इजी तरीका बताऊँ, DU निकाल लो पहले। हाइड्रोजन ही दे रखा, बाकी कुछ तो है नहीं, 10/2 कर लो, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और सॉरी 7 नहीं 9 होगा, 9 ही हो जाएगा 8+1, और माइनस करो यहाँ से 5, तो कितना होगा 4 आपको मिल रहा है DU। 4 DU मिलने का मतलब क्या है, और इसमें हाइड्रोजन भी आपके बहुत कम है, तो मतलब रिंग वगैरह बन सकता है बेंजीन का, इसलिए बेंजीन यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 आपको मिल रहा है कि DU, देखो बेंजीन में, हाँ 4, 3 ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 आपके डबल बॉन्ड होंगे और एक आप कह देंगे, तो 4 DU हो गया, ठीक है। बाकी बाहर लगा लो आप मिथाइल, तो एक तो आइसोमर ये बन गया, सेकंड आइसोमर क्या बनेगा, वही रिंग रहेगी, बस पोजीशन बदलते जाओ, यहाँ लगा लो 2 मिथाइल इस तरीके से। तीसरा क्या बनेगा, ये क्लासरूम में कराया है मैंने क्वेश्चन इस तरीके से, बस ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन करोगे तभी तो भाई एग्जाम में क्वालिफाई होगे, अच्छा परसेंटाइल आएगा यहाँ पे आपका। और ये क्वेश्चन में कहाँ लगाऊंगा, मेटा पे तो लगा ही दिया अपन ने, और 1 2 3 हो गया, एक और तो लगा लेते हैं, ठीक है। कितना आंसर हो गया, 4 हो गया ना, 4 हुआ ना, देख लो जरा, 4 ही बनेगा और कुछ बनेगा नहीं, तो आपका आंसर विल बी 4, अब बना के देख लेना 4 ही बनेगा, करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो ट्यूटोमेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म में कौन सा नहीं जाएगा। तो ट्यूटोमेरिज्म वाले तो क्वेश्चन देखो क्लासरूम में कराए हैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, कि कहाँ पे आपको ट्यूटोमर्स नहीं मिलेगा। तो ट्यूटोमर्स में क्या चाहिए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, या डबल बॉन्ड जहाँ लगाए ना, इधर भी अल्फा 2 है, इधर भी अल्फा 2 है, यहाँ ये तो आपका ट्यूटोमर्स देगा। कौन सा नहीं देगा, यहाँ पे देखो आपको इधर भी तो मिलना चाहिए ना, हाँ यहाँ भी मिलेगा, डबल बॉन्ड लगाए ना, मतलब ये भी आपका ठीक है, बिल्कुल यहाँ भी आपको मिलना चाहिए ट्यूटोमर्स। यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड जहाँ दिख रहा है, मतलब बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बैलेंस ऑलरेडी कवर्ड है पूरी, 2 मिथाइल लगे हैं दोनों तरफ, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका 4th, कि कौन सा ट्यूटोमर नहीं देगा, हो गया ना आंसर, सिंपल क्वेश्चन था, ये भी क्लासरूम में आपका डिस्कस हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाईएस्ट इनॉल कंटेंट, हाईएस्ट इनॉल कंटेंट किसका होगा। तो हाईएस्ट, ये भी क्लास में लिखा है, याद करो बेटा, C डबल बॉन्ड दिया था ना एग्जाम्पल, बीच में CH2 लगाया था, यहाँ डबल बॉन्ड O लगाया था, बताया था कि अगर दोनों तरफ फिनाइल लगा होगा ना, तो सबसे अधिक आपको यहाँ पे इनॉल कंटेंट देखने को मिलता है। और क्यों मिलेगा, रीजन आसान है, कि अगर यहाँ पे इसका ट्यूटोमर्स मैं कराऊंगा, डाई ये जो कीटोन फॉर्म दे रखा है, तो क्या होगा, इधर फिनाइल है, यहाँ कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मिलेगी डेफिनेटली, C डबल बॉन्ड हो, ये H बॉन्डिंग यहाँ एक डेवलप हो गई है ऊपर, नीचे क्या होगा, बैलेंसी 4, मतलब ये आपका नीचे क्या होगा, कार्बन रहेगा एक, राइट, इसको जरा चेंज कर देते हैं, कार्बन ही आएगा यहाँ पे, और कार्बन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, बिल्कुल ठीक, और इसके अटैच आपका ये वाला ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रहा है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, तो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में ना, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे आपको रिंग बन जाएगा, एक्सीलरेशन होगा, स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। और दूसरा फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो रेजोनेंस बहुत ज़्यादा होगा, देखो 2 फिनाइल ग्रुप थे ना, तो फिनाइल ग्रुप की वजह से क्या होगा, रेजोनेंस भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, जिसकी वजह से सबसे अधिक आपको इनॉल कंटेंट कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको 3rd ऑप्शन में। ये भी सीधा क्लासरूम में आपको कराया था। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इजिली अंडरगोज होमोलिसिस बॉन्ड फिजन, होमोलिसिस बॉन्ड फिजन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखो जरा बताओ इसका आंसर, होमोलिसिस, तो यहाँ तो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो पेरोक्साइड के बारे में आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि इन दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपकी, सेम है। जब यहाँ पे आप सनलाइट यूज करोगे तो इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन रेट बहुत फास्ट होगा, बनेंगे बच्चों 2OH डॉट, ठीक है, रेडिकल, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, 2OH डॉट आपको देखने को मिलेंगे। हो गया इसका आंसर।
43। अब हम आते हैं हम लोग 44 पे। 44 क्या कहता है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग का मतलब बच्चों क्या? जी न्यूक्लियस का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करें तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आपको दिख रही है, इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो, इनके पास नेगेटिव चार्ज हो। मतलब पहला ऑप्शन में देखो Cn माइनस इलेक्ट्रॉन रिच है, नेगेटिव चार्ज है। बाकी अमोनिया जरा बना के देखो, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा? बिल्कुल। देखो आपके 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ मिलने, एक लोन पेयर, बिल्कुल। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलने, ऑक्टेट इज कंप्लीट, ये अच्छा खासा बेस होता है, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में AlCl3 है, तो एल्यूमिनियम के साथ 3 Cl बना लो। एल्यूमिनियम कहाँ से बिलोंग करता है? बोरॉन फैमिली से, है ना। तो इसके पास 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी कितने दिख रहे हैं आपको? 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। ये डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। बट Cl माइनस है वो तो न्यूक्लियोफाइल होगा, बट एक AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, तो आंसर नहीं बनेगा। H प्लस दिख रहा है, डेफिशिएंट है, नहीं बनेगा। Br प्लस डेफिशिएंट है, नहीं बनेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 में द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग। माइनस आई इफेक्ट किसका आपका ज्यादा, किसका कम होगा, वो आपको ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन देखो जरा 45, बताओ आंसर क्या होगा? 45 है, बताओ जरा क्या आंसर होगा? माइनस आई इफेक्ट आपसे पूछा है, तो माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है? ये आपको क्लासरूम में कॉन्सेप्ट हुआ था बच्चों, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास रूम में आपको बताया था मैंने, ठीक है। बाकी यहाँ जरा देखो तो आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कैटायन, कैटायन का सबसे अच्छा माइनस आई होगा। माइनस आई का मतलब क्या होता है? विड्रॉइंग ग्रुप ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो विड्रॉइंग ग्रुप सबसे अच्छा किसका होगा बच्चों? ऑब्वियसली कैटाइन का ही होगा। कैटाइन का मतलब ये फर्स्ट वाला मॉल जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, भाई डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहेगा। तो NH3 प्लस का सबसे अच्छा आपका माइनस आई होगा, मतलब विड्रॉइंग नेचर सबसे तगड़ा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। NH3 प्लस सबसे पहले आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा आपको पता है? नाइट्रो ग्रुप, बहुत ही अच्छा तगड़ा आपका विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये भी माइनस आई शो करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं। फिर कौन आना चाहिए? फिर आपका साइनाइड, सीधा क्लासरूम से क्वेश्चन है ये, मैंने ग्रुप लिखाए हैं। और उसके बाद कौन आएगा? लास्ट में आपका एसिड आ जाएगा। समझ में आ गया? बस यही सीक्वेंस फॉलो कर लेना है। तो कौन सा आंसर होगा? पहले आपका आना चाहिए NH3 मतलब फर्स्ट, फिर आना चाहिए आपका NO2 मतलब सेकेंड, फिर थर्ड, फिर आपका फोर्थ। हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 46। 46 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट Ka वैल्यू। हाईएस्ट Ka इक्विलिब्रियम, ये क्लासरूम में पढ़ाया था। तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई पावर, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम बोल सकते हैं कि E, ठीक है। तो माइनस आई पावर डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, आपको अच्छे से पता है। माइनस आई मतलब इंडक्टिव, इंडक्टिव इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। अगर ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो उसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे आंसर हम लोग। तो बताओ बेटा जरा क्या होना चाहिए? तो सबसे अधिक एसिड वाले तो ग्रुप तो सेम पोजीशन पे लगे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उन पे आप छोड़ दो, सिर्फ फ्लोरीन के बेस पे निकालो, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो बताओ सबसे माइनस आई सबसे अधिक कहाँ पे देखने को मिलेगा? मान लो एसिड से निकाला आपने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किए जाना चाहिए, नेगेटिव चार्ज विड्रॉ होना चाहिए। मतलब जो नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब ये एसिड जो होगा ना C डबल बॉन्ड OH, वहाँ से एक H प्लस बार निकाल दो, यहाँ से AH प्लस, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जाएगा तो माइनस यहाँ मिलेगा। तो नेगेटिव चार्ज जीरो पे आना चाहिए। तो जीरो पे कहाँ तेजी से आएगा? जहाँ पे हेलोजन पास में लगा होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है यार? तो हेलोजन पास में कहाँ पे लगा है? वो तो फोर्थ में ही दिख रहा है यार, देख लो, सीधा आंसर था। विद इन सेकेंड आपका आंसर सॉल्व हो जाता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट pKa वैल्यू। ये भी उसी से रिलेटेड है यार, pKa वैल्यू है और एसिडिक स्ट्रेंथ इसने पूछी है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे क्वेश्चन थे आपके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू और MSC प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है क्या? बस इसी रिलेशन को लगा लो वहाँ पे। तो मैं बोलूँगा कि अगर मैंने आपको याद है DNP पढ़ाया था, डिस्टेंस नंबर एंड पावर, इसको भी लगा के देखना है, क्योंकि दो दो हेलोजन आ रहे हैं, 3 हेलोजन आ रहे हैं इसलिए। तो नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप अगर बढ़ेंगे तो माइनस आई पावर भी क्या होगी? वो भी तो इंक्रीज करेगी। तो pKa वैल्यू क्या
Ka ज़्यादा क्यों? अगर मैं एसिड से निकालूंगा, हाइड्रोजन 3 Cl लगे हैं बच्चों, विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से, सबसे अधिक एसिडिक यही होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब थर्ड इज द ऑप्शन, सीधा आपका आंसर था। डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस के बाद नंबर देख लो, नंबर के बेस पे आंसर आपका बन रहा था, पावर तो कुछ बनेगी नहीं। हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन 48 कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। तो डिक्रीजिंग एसिडिटी के बारे में बताना है, तो बताओ जरा आंसर क्या होगा भाई। सबसे अधिक क्या होगा? सबसे अधिक एसिडिक कौन होगा? तो सबसे अधिक एसिडिटी की अगर मैं बात करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं, तो सबसे अधिक जो होती है वो कैटाइन की होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर कौन यहाँ पे आपका है? एल्कोहल है आपका, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका आता है ईथर। ईथर के पास तो बच्चों ऐसे हाइड्रोजन होता ही नहीं है ना, यही सीक्वेंस है। 3 आपको दे रखे थे, एक तो ईथर दे रखा है तो गामा में, अल्फा में एल्कोहल है तो एल्कोहल की अधिक होगी एज कंपेयर टू ईथर, और कैटाइन की सबसे अधिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैटाइन में क्या है, वो C2H5 यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन को पॉजिटिव पसंद नहीं है तो हाइड्रोजन बहुत तेजी से रिलीज होगा, इट इज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो सबसे अधिक एसिडिकेशन आपकी इसी की होगी। तो आंसर कौन सा हो गया? कैटाइन, देन एल्कोहल, देन ईथर। एल्कोहल के पास भी होता है आपका एसिडिक हाइड्रोजन, और ईथर के पास तो होता ही नहीं, उसे छोड़ दो। तो मतलब कौन सा आंसर हो गया? सबसे अधिक आपका बीटा, फिर अल्फा, फिर गामा, मतलब ये आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन 49 ये कहता है अमंग द फॉलोइंग अमाइंस। अमाइंस आपको दे रखे हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट अमाइन दे रखे हैं, और उसमें पूछा है द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। यार एक्वस मीडियम दिया है, मैंने क्लासरूम में सीधा नोट्स लिखाया है, देखो ये सीधा का सीधा क्लासरूम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्लासरूम में सीधा लिखाया था एक्वस मीडियम और वेपर फेज, दोनों के साथ आंसर आपको लिखाया है मैंने। तो बताओ क्या हो? H2 है, मतलब यहाँ पे जो लॉन पेयर होगा वो क्या होगा? वो डीलोकलाइज होगा ना। इसमें जो लॉन पेयर होगा वो आपका होगा डीलोकलाइज, ये कंफर्मेशन आपको दे रहा रखना है। तो यहाँ पे लॉन पेयर डीलोकलाइज होगा, तो ये मतलब अगर लॉन पेयर अंदर चला जाएगा, लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, तो मतलब ये हो गया आपका लीस्ट बेसिक। तो ये हो गया आपका लीस्ट बेसिक कंपाउंड। ये बात समझ में आ गई? पहला कंपाउंड लीस्ट बेसिक हो गया। फिर कौन सा आपका आएगा? फिर आपका देखो सेकेंड में 1 डिग्री अमाइन दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है? 2nd डिग्री अमाइन दे रखा है, और फिर लास्ट में 3rd डिग्री अमाइन दे रखा है। और लॉन पेयर लोकलाइज्ड जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, लोकलाइज्ड का मतलब फिक्स, उतना अधिक बेसिक होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी ये चीज़ बताई गई है, एनसीईआरटी के अंदर भी ये बात बताई गई है, और क्लासरूम में लिखाया भी है मैंने। अगर यहाँ पे एल्काइल पार्ट है CH3, मैंने बताया था अमाइन के साथ, अगर एल्काइल पार्ट CH3 है तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इन एक्वस मीडियम क्या होगा? आपको पता है आंसर, 2nd डिग्री अधिक हो जाएगा, फिर 1 डिग्री आएगा, फिर 3rd डिग्री आएगा। ये आपका होगा अमाइंस का ऑर्डर। तो बस आंसर टिक कर लो जल्दी से। क्या होगा? सबसे आपका अधिक कौन हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा आपका यहाँ पे 3rd, फिर आपका 2nd, फिर 4th, और सबसे कम होगा आपका फर्स्ट मतलब वहाँ तो आपको बहुत ही कम आपको बेसिक स्ट्रेंथ मिलेगी, वो एसिडिक हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया होगा? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन 50 में है द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन की स्टेबिलिटी कहाँ पे कम है? तो एनायन की स्टेबिलिटी में देख लो आप, बहुत ही आसान था, कुछ ऐसा था नहीं उसमें। लास्ट वाले मॉलिक्यूल में क्या है? यहाँ पे आपको क्या होगा? रेजोनेंस मिलेगा ना, और रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज सबसे अधिक स्टेबल 4th हो जाएगा, तो 4th इन 2 ऑप्शन में दे रखा है ना। तो पहला भी गलत हो गया और 4th भी गलत हो गया। फिर कौन सा आएगा? फिर आप देखो जरा यहाँ पे CH3 अगर ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन क्या होता है बताओ? उतना ही कम होगा भाई, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन कम हो जाएगा, तो कम एल्काइल होने चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा? 4 सबसे पहले आ जाएगा, फिर आपका 3rd वाला जहाँ पे कम एल्काइल है, फिर आपका 2nd वाला, फिर 1st। तो आंसर विल बी 2nd हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन 51 में जो दे रखा है द हाइड्रेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इन पायरीडीन, पिपरडीन, पायरोल, ये तीनों ही कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों कॉमन नेम दे रखे हैं, तीनों में आपको कॉमन नेम दे रखा है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी जो हाइड्रेशन है वो क्या होगी। तो लोकलाइज और डीलोकलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी पे ही फोकस कर लो और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। देखो जरा, पहले में क्या होगा? पायरीडीन में क्या होगा? इसमें तो ये लोन पेयर अंदर जाएगा नहीं, वो लोकलाइज होगा। मतलब ये कितने सिग्मा? 1 2 सिग्मा एक लोन पेयर है, मतलब 3 का मतलब हो गया sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो
लॉन पेयर यहाँ भी अंदर नहीं जाएगा, तो 1 2 3 4, 3 तो सिग्मा है, एक लॉन पेयर है, मतलब 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें लॉन पेयर अंदर जाएगा, वो रेजोनेंस करेगा, कंजुगेशन में है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, 3 सिग्मा ही मिलेंगे, तो मतलब दिस पायरोल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये भी आपको पढ़ाया था एरोमेटिसिटी में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ? पहला आंसर हो गया आपका sp2 वाला, sp3 वाला और sp2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन द लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा है? लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा है? तो क्या देखना है भाई, इसमें पहले में तो कुछ ऐसा है नहीं, सेकंड में ऑक्सीजन में पॉजिटिव दिख रहा है और कार्बन पे माइनस दिख रहा है, तीसरे वाले में दिख रहा है कार्बन में माइनस और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव दिख रहा है। तो सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सेकंड वाला ऑटोमेटिक क्या दिख रहा है, लीस्ट स्टेबल। कैसा दिख रहा है? लेस स्टेबल ऑटोमेटिक दिख रहा है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता था। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। 53 में है पाइरीडीन इज लेस बेसिक देन ट्राईइथाइलामाइन बिकॉज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाइरीडीन में आपको अच्छे से पता है कि जो लॉन पेयर होता है नाइट्रोजन का पाइरीडीन में, पाइरीडीन वाला कैसे भी देखा था, लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन पाइरीडीन इज डिलोकलाइज, सो दैट इज लेस बेसिक देन ट्राईमिथाइलामाइन। तो आपका सीधा आंसर है 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक? तो एरोमेटिक में यार कुछ नहीं, यहाँ का रूल वगैरह देख लो, और क्या देखना है, कुछ तो डिफिकल्ट था नहीं। तो एरोमेटिक कौन सा होगा, देख बताओ जरा, कहाँ पे एरोमेटिक एरोमेटिक एक्टर आपको मिलेगा? तो पहले वाला मॉलिक्यूल में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेगेटिव वाला भी कंजुगेशन में जाएगा, तो 4n = 8 आ गया। तो ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, 8 का मतलब सीधा आपका एंटी एरोमेटिक ना, पहला वाला कौन सा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, छोड़ दो इसको। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला देखो, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 का मतलब क्या हो गया, ये आपका एरोमेटिक में आ जाएगा ना भाई, ये आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, एरोमेटिक में आ जाएगा। देख लो यहाँ पे 4n + 2 = 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ से निकल के आ जाएगा, आप वन पुट करके देख लो, 4 × 1 4 + 2 आपके 6, एरोमेटिक हो गया सेकेंड आंसर। नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, तो नॉन एरोमेटिक बिकॉज sp3 आ गया, उसमें छोड़ दो, नॉन एरोमेटिक नॉन प्लेनर है, और ये तो ऑटोमेटिक नॉन प्लेनर है, क्लासरूम में सीधा ये मॉलिक्यूल पढ़ाया था, नॉन एरोमेटिक इसका स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 क्या बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा होगी और कहाँ पे कम होगी, बताओ जरा, सिंपल क्वेश्चन था। बॉन्ड एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा होगी और कहाँ पे कम होगी, क्या इसका आंसर होगा? तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में आपको रिलेशन पता है क्या? बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये भी होता कि नहीं होता है, स्टेबिलिटी ऑफ निकालो हाइड्रोजन, ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो रेजोनेंस कहाँ पे है, क्या पहले वाले में रेजोनेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा, खत्म। सेकेंड वाले में रेजोनेंस मिलेगा क्या? मिलेगा, बट वो कैसा होगा, क्रॉस होगा रेजोनेंस, क्रॉस रेजोनेंस होगा, एक बार देख लो जरा CH2 में। ठीक है, हाँ क्रॉस रेजोनेंस होगा, इधर भी जाएगा इधर भी मूव कर सकता है। ठीक है, लास्ट वाले में क्या होगा, इसमें होगा आपका कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस कंजुगेशन जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे अधिक आपको देखने को मिलती है भाई, इधर से इधर होगा ना, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक कौन सा, मोस्ट स्टेबल आपका हो गया 3rd। तो मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा, इसमें पूछे क्या है, बॉन्ड एनर्जी पूछी है ना, तो बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यार, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जहाँ पे स्टेबिलिटी कम, वो आपका सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी वाला होगा, तो मतलब X, Y और Z, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। 56 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी पूछा है सब। अब एसिडिटी वाला क्वेश्चन तो देखो आसान है, इसमें कुछ कर नहीं था, आपको यहाँ पे आयनाइज कर लेना है और देखना है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर वगैरह आप कहाँ मिलते हैं। तो कैसे करना है सॉल्व, पहले तो देखो बेंजीन वाला है, फिनॉल वाले केस में क्या होगा, निकालो, हाइड्रोजन माइनस आएगा, तो मतलब क्या होगा, ये मिलेगा फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड जो आयन होगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन अगर रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस तो करेगा, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी ठीक है मिलेगी, उस पर हम रहने देते हैं अभी, बट नेगेटिव बंदा कार्बन पे चला जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में अच्छा इक्विवेलेंट आरएस कहाँ मिल रहा है वो जरा देख लो, वो पहले आ जाएंगे, एक तो यहाँ मिल सकता है और यहाँ मिल सकता है, तो इक्विवेलेंट आरएस वाले क्या होंगे, वो पहले आ जाएंगे। और वैसे भी एसिड की और वैसे भी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ
रेजोनेंट मिलते हैं उनकी एसिडिक ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फिनॉल। फिनॉल के कंपैरिजन में एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी, हमेशा अधिक होती है एज़ कम्पेयर टू फिनॉल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होती है। तो आंसर कौन सा होगा, सबसे अधिक हो जाएगा आपका कौन सा, CH3 तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एसिड आपकी डिक्रीज करेगा, ये सबसे अधिक हो जाएगा थर्ड। तो थर्ड किस में है, सेकंड में नहीं है, फोर्थ में नहीं, इन दोनों में है, थर्ड पहले आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला इक्विवेलेंट आ रहा है इसकी वजह से। फिर कौन सा आएगा आपका सेकंड वाला, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, और यहाँ पे विड्रॉ होगा नहीं तो आपका फर्स्ट लास्ट में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी क्लासरूम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 ने कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है। तो बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी। क्वेश्चन आसान था। तो पता है कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, या मैं बोलूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होता है वो नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन, ये रिलेशन आपको लगाना था, ये भी क्लासरूम में हुआ है। तो बताओ जरा कौन सा आंसर होगा। तो आंसर आपका देखो थर्ड में, देखो स्टेबिलिटी अधिक मिलेगी कि नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन बहुत इसमें ज़्यादा है क्या, चेक करके देखो, एक यहाँ मिलेगा तो यहाँ पे 3 मिलेंगे यार, ठीक है। तो जहाँ पे एल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा मिलेंगे ना वहाँ पे HOH उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन, देखो 1 2 3 4 4 मिल रहे हैं। यहाँ पे कितना मिलेगा, डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे आपके 1 2 3 4 4 यहाँ मिलेंगे। यहाँ कितना मिलेगा, देखो एक यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ पे मिलेंगे, मतलब 3। तो तीसरा वाला सबसे पहले आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में है, इसमें सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर कौन सा आ जाएगा, सेकेंड और फर्स्ट में से कौन होगा, स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 58 में जो दे रखा है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ये आपको कार्बन के बारे में पढ़ाया था, उसी पे क्वेश्चन है सीधा सा। सबसे अधिक आपकी स्टेबिलिटी कहाँ होती है, तो सबसे अधिक होती है आपकी CF2 में, मैंने बताया भी था। फिर कौन सा होता है, CCl2 आता है। फिर आता है आपका CBr2, ये नोट्स मैंने ग्रुप पे भेजे थे, उसी के ऊपर है क्वेश्चन सीधा। CI2, दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ट्रिपलेट कार्बीन जो होगा है ना, वो आपका मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन, ठीक है। तो उसी के रिलेशन में देख लो भाई क्या आंसर होना चाहिए। इसका आंसर जो सही बैठेगा वो आपका थर्ड आएगा। पहला ऑप्शन क्या है, CF2 इज मोर स्टेबल देन CCl2। इनकरेक्ट पूछा है, यानी इनकरेक्ट पूछा गया है, मतलब पहला वाला तो सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, नेक्स्ट है CCl2 इज मोर, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। CH2 सिंगलेट, सिंगलेट वाला क्या आपका ज़्यादा होगा, क्या सिंगलेट कार्बीन आपको ज़्यादा मिलेगा भाई। ट्रिपलेट आपका मोर स्टेबल होता है ना सिंगलेट से, इसमें तो ये गलत दे रखा है, यही आंसर बनेगा। और सिंगलेट है स्प्लिनर ज्योमेट्री, ये भी आपका सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है, वही पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 59, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड से हाईएस्ट pKa वैल्यू, pKa वैल्यू कहाँ पे आपकी हाईएस्ट होगी। तो pKa वैल्यू का जो क्वेश्चन आया है उसमें कुछ डिफिकल्टी थी नहीं। फंक्शन ग्रुप आपके एसिड सेम है हर जगह, तो फिर क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू, बस यही रिलेशन लगाना था, ठीक है। और तो यहाँ पे पहले वाले में कोई इफेक्ट होगा नहीं, छोड़ दो, नो इफेक्ट, रेफरेंस कंपाउंड है। सेकेंड वाले में नाइट्रो लगाया है आपके पैरा पोजिशन पे, तो मतलब ये -m की तरह वर्क करेगा और -I की तरह भी वर्क करेगा, ठीक है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, -I काफ़ी कम होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरे वाले में मेटा पोजिशन पर लगा दिया इसने, तो मेटा पोजिशन में आपका कैसे वर्क करेगा नाइट्रो, ओनली -I की तरह आपको पता है। और ऑर्थो पोजिशन वाले में आपको पता है कि ऑर्थो पोजिशन में आपका कैसा होगा, -I आपका डोमिनेट करेगा ना, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो सबसे ज़्यादा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, हो गया रिलेशन ये वाला, देख लो यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा है लीस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा है। तो लीस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन यार कौन सा होगा, थर्ड होगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ब्रिज हेड पोजीशन है ना, बड़ी रूल पढ़ाया था, अगर आपके जो ब्रिज हेड पोजीशन कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है वो अनस्टेबिलिटी शो करता है, तो हो गया आपका आंसर थर्ड। तो आपका यहाँ पे देखो पूरा का पूरा मैंने पेपर डिस्कस कर दिया है, ठीक है बच्चों, बाकी उसको आप देख लो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।